कोरोना काल में बेहाल हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिवराज सरकार ने राज्य के श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया। इन बदलावों के मुताबिक अब फैक्ट्री में मजदूरों से 8 से 12 घंटे काम कराया जा सकेगा, यानी कंपनियां श्रमिकों से हफ्ते में 72 घंटे काम करवा सकेंगी। हालांकि यह कहा गया है कि मजदूरों को ओवर टाइम देना होगा। अब कारखानों का निरीक्षण थर्ड पार्टी से करवाया जा सकेगा। उद्योग, कारोबार, निर्माण एजेंसियों को अब एक दिन में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा। जो अफसर इसमें बाधा बनेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। कांग्रेस का आरोप है कि श्रम कानूनों में बदलाव कर काला कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है, क्या यह बदलाव काला कानून थोपने की कोशिश है या कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का बेबाक और बोल्ड कदम है? ऐसे ही कई सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। पहले से बिगड़ी अर्थव्यवस्था, ऊपर से कोरोना का प्रहार और लॉकडाउन के बाद पड़ी दोहरी मार। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश में जुट गए हैं। इसी के तहत उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में उद्योग धंधों को राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने 4 कानूनों में बदलाव किया है, ताकि उद्योग धंधों के साथ छोटे दुकानदारों को भी राहत दी जा सके। मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में संशोधन किया गया है। राज्य में उद्योग, कारोबार, निर्माण एजेंसी के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एक दिन में मिल सकेंगे। एक दिन में पंजीकरण नहीं होने पर अफसरों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल अब 10 साल के लिए होगा। पहले ये 1 साल के लिए होता था। विभिन्न सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। इसके साथ ही पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। 13 रिटर्न दाखिल करने के प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। अब 1 रजिस्टर और 1 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है। कारखाने, दुकानें, कॉन्ट्रैक्टर, मोटर परिवहन कर्मकार, मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली निर्माण एजेंसियों का पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही केवल 1 दिन में ही हो सकेगी। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा फैक्ट्री में काम करने के समय को 8 से 12 घंटे करने को मंजूरी दी गई है। कंपनियों में श्रमिकों से हफ्ते में 72 घंटे काम करवाया जा सकेगा। हालांकि कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम के लिए मजदूरों को अलग से भुगतान करना होगा। साथ ही कारखानों का रजिस्ट्रेशन अब थर्ड पार्टी से करवाया जा सकेगा और छोटे उद्योगों की निरीक्षण की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। कारखाना अधिनियम में सुरक्षा संबंधी प्रावधान पहले की ही तरह रहेंगे, लेकिन दूसरी रियायतें 3 महीने के लिए होंगी। सीएम शिवराज सिंह के मुताबिक जिन कानूनों में बदलाव के अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं, उनके लिए उन्हें प्रस्ताव भेज दिया गया है। इन सब के अलावा शिवराज सरकार ने छोटे दुकानदारों को भी बड़ी रियायत दी है। मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन करते हुए एमपी में दुकान खुले रहने के समय को बढ़ा दिया गया है। अब दुकानदार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अपनी दुकानें खुली रख सकेंगे। मध्य प्रदेश में अभी सभी दुकानें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुली रह सकती थी। हमने दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन कर दिया है। अब प्रदेश में दुकान एवं स्थापना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकेगी। इसके साथ ही सरकार ने कई और बड़ी राहतें दी, जिसमें कारखानों का निरीक्षण थर्ड पार्टी से करवाना भी शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आज एक बड़ी साजिश पूंजीपतियों के हाथ में खेल के इस काले कानून को लागू करके सरकार कर रही है। और जो नाम लिया जा रहा है कि श्रम कानूनों में बदलाव, ये श्रम के कानूनों में बदलाव नहीं है, स्पष्ट रूप से पूंजीपतियों के लिए बदलाव है।
ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार की ये कदम क्या राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कारगर साबित हो सकेंगे। सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जिन हालात में है उनसे उबरने के लिए क्या ये कदम काफी हैं या फिर आने वाले दिनों में सरकार को कुछ और बड़े कदम उठाने होंगे। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असंगठित मजदूर संघ के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपसे है। बहुत से बदलाव किए गए सर आज, और उन बदलावों का स्वागत किया जाना चाहिए, अच्छी चीजें। व्यापारियों को भी उससे राहत मिलेगी, छोटे दुकानदारों को वक्त और अब बढ़ा दिया गया है कि आप सामान बेच सकते हैं, दुकानदारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो सवाल इस पर हैं कि 12 घंटे मजदूरों से काम कराया जाएगा, उनकी पाली या शिफ्ट 12 घंटे की कर दी गई, ओवर टाइम दे दिया जाए, सरकार ये कह रही है। लेकिन कहीं इसी का बहाना बनाकर ये कानून उन मजदूरों के लिए काला कानून न साबित हो जाए। देखिए आतिफ जी, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारी दुनिया जो पोस्ट कोरोना पीरियड होगा उसकी जो आर्थिक चुनौतियां डिफरेंट सेक्शंस में रहने वाली हैं, उससे निपटने के लिए अपने अपने उपाय कर रही है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो हैं वो लगभग आप कहीं भी चले जाइए एक जैसी होती हैं। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज जो चेंजेस या जो रूल्स रेगुलेशंस की बात हुई है वो श्रम कानून से संबंधित है। तो श्रम कानून के कई स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसीलिए बार बार ये कह देना कि श्रमिक केंद्रित उद्योग जो चला रहे हैं उनको केंद्रित रखते हुए, मुझे लगता है इसको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा खुले मन से विपक्ष के लोग भी समझे कि भाई श्रम कानून को लागू करना जिसका उद्योग है उसकी भी जिम्मेदारी, वो भी स्टेक होल्डर है, उसका श्रमिक तो है ही है। तो इसीलिए उसमें कई प्रावधान उसके लिए भी हैं, ये बात सच है, जिसको अमेंड किया गया है। तो इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है। तो मुझे लगता है इसको आप समझिए। इसके बावजूद भी ये शुरुआत है आतिफ जी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड अर्थव्यवस्था के दौर से हम गुजरने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। तो हमें भी नहीं मालूम क्या क्या चुनौतियां अभी आएंगी, लेकिन आज जो दिखता है उसमें जो सुझाव निकल कर आया उसको करने का प्रावधान किया गया। आपने जो विषय उठाया, आप जैसे देखिए इसमें गलतफहमी क्या होती है। भाई एक क्वार्टर में 125 घंटे काम करना है, इसमें तो कोई शिथिलता नहीं है ना। श्रम कानून का जो नियम है उसमें कोई शिथिलता नहीं है। हाँ, पाली को इसलिए बढ़ाया गया है कि कई जगह पर उसका लाभ मिल जाता। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई एक आदमी से आपने 12 घंटे का मान लो उसने काम किया तो अगले दिन भी 12 घंटे करेगा, वो अगले दिन उसका हादसे हो सकता है। तो ये सुविधा पहले नहीं थी ये चीजों की। तो मुझे लगता है कि इनको एक विक्टिमाइजेशन की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जो राइडर्स हैं वो चेंज नहीं किए हैं, इसको आप समझिए। उसके जो हक हैं वो बरकरार हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन हो, मेडिकल ग्राउंड पे हो, उसकी कार्यक्षमता को लेकर हो। क्योंकि मेरी बड़े बड़े वकीलों से बात हुई है, उसमें कुछ कुणाल जी के पार्टी के भी बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लेकिन मैंने उनसे भी बात करी, खुले मन से करी, क्योंकि आखिर देश बनाने निकले तो बात करने में क्या दिक्कत है। तो बात करी तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि नहीं, इसमें श्रम कानून के जो राइडर्स हैं, जो बाउंड्रीज है, उनका उल्लंघन नहीं है कहीं पर भी, ये उनका भी मानना है। इसके बावजूद भी देखिए लूज स्टेटमेंट अपनी जगह, लेकिन आप चाहते क्या हो, वो चीजें आना चाहिए। ये शुरुआत है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा में सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं लौट रहा हूँ हितेश जी आपके पास। कुणाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुणाल जी देखिए, अब तक तो हम ये कह रहे थे कि जितना सोशल गैदरिंग कम हो उतना बेहतर इस काल में, और सीधा उद्योगों को व्यापार करने, निर्माण करने की छूट दी जा रही है और उसमें मजदूरों को 12-12 घंटे शिफ्ट कराने की अनुमति दे दी गई, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं। और हालांकि ये कहा गया है कि उनको ओवर टाइम दिया जाए। आपको लगता है ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा इससे? जितने ज्यादा देर तक मजदूर फैक्ट्री में रहेगा बाकी मजदूरों के साथ, उससे रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। और ये कौन तय करेगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा कि हर फैक्ट्री में जाकर ये तय किया जाए कि 12 घंटे अगर काम कराया जा रहा है तो उसको ओवर टाइम भी मिले और उसको कुछ दिन बाद रेस्ट भी मिले बराबर?
देखिए, पहली बात, इसको पूरे ओवरऑल देखने की जरूरत है। बदलाव किया है श्रम कानूनों में, और श्रम कानून किसके लिए होते हैं? श्रमिकों के लिए होते हैं। और श्रमिकों के ना तो किसी यूनियन से चर्चा करी गई, ना तो सदन के अंदर चर्चा करी गई, ना पे यहाँ पे जो जवाबदार लोग हैं जिनको इसके बारे में आइडिया, उनसे चर्चा करी गई। चोरी चुपके गोपनीयता के साथ जिस प्रकार से श्रम कानूनों में बदलाव किया, क्या बदलाव किया कि पहले एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता था तो जो जांच करता था फैक्ट्री के अंदर जाके कि उस श्रमिकों के अधिकार, क्योंकि श्रम कानून होते हैं श्रमिकों के अधिकारों के लिए। और ये चर्चा आपने एक दिन पहले उद्योगपतियों से करते हो और दूसरे दिन श्रम कानूनों में बदलाव करते हो। आप सिर्फ ये जो श्रम कानून है उन गरीब मजदूरों के लिए जो इस हिंदुस्तान और इस मध्य प्रदेश को मूल भाव के साथ बनाता है। और ऐसी क्या अभी परिस्थितियां आन पड़ी थी जो आपने बिगर चर्चा करे, क्योंकि जो अभी तक के श्रम कानून बने वो सदन में चर्चा होके बेहतर रूप से हर व्यक्ति ने अपने अपने बातें रखी, और कई बड़े बड़े लोगों ने अपनी बातों को रख के बड़ी वृहद चर्चा के बाद हर व्यक्ति का ओपिनियन लेके श्रम कानूनों को बनाया गया था। आज आप इसे चुपके से, चोरी छुपे और पिछले दरवाजे के साथ गोपनीयता के साथ बदलते हैं। श्रम कानून का नाम लेते हैं श्रमिकों का, और बदलाव सारे उद्योगपतियों के लिए करते हैं। क्या ये सदन में चर्चा होके बाद में स्थितियां? आज जरूरत थी कोरोना से लड़ने के लिए, आज चिंता का विषय होना चाहिए कैसे हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी को सुधारें, कैसे हम कोरोना से लड़ने का काम करें। ये कोरोना जो एक वैश्विक महाबीमारी है और एक वैश्विक हमारे ऊपर आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा है। इस प्राकृतिक आपदा की आड़ में कहीं किसी व्यक्ति को अपने एजेंडे को पूरा करने का काम तो नहीं कर रहे, और उन लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, क्योंकि जो भी कानून बनता है सदन में चर्चा होके उसके ऊपर चर्चा होती है, पूरी विस्तृत चर्चा होती है। चर्चा पर जोर दे रहे हैं कुणाल जी, उसके विपक्ष की भी राय जाननी चाहिए थी, जानकार जो है उनसे भी पूछना चाहिए था। मैं कुणाल जी लौट रहा हूं आपके पास। मुकेश जी, अभी तक जहां तक जो जानकारी मुझे मिली, मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत से बदलाव जो है हमने बताए भी अपने पैकेज के जरिए, लेकिन इसमें कहीं ये तो हमें नहीं पढ़ने को मिला, या अगर आपके पास जानकारी तो आप बता दीजिए, अगर रितेश जी को मालूम हो तो आप भी बता सकते हैं सर, कि किसी मजदूर की, किसी श्रमिक की नौकरी ना जाए इसकी कोई अनिवार्यता लगाई गई हो, उसको कोई काम से ना निकाले इस दौरान उसकी कोई अनिवार्यता लगाई गई हो, वो कहीं देखने में नहीं मिल रहा है इन तमाम बदलावों में। क्यों मुकेश जी? भाई साहब, ये पूरे विषय में तो प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि इन्हें राय किन्हें दी है और ये इन्होंने किनके साथ भी विचार विमर्श किया है जो इतने बड़े फैसले लिए। न तो इनके पास में भी कोई ऐसा संगठन है, न ऐसी कोई सोच है। सोचने का विषय है कि इन्होंने अब ये कर दिया कि कोई भी लेबर इंस्पेक्टर जाके विजिट नहीं कर पाएगा, न कोई अधिकारी जाके विजिट कर पाएगा। 10 साल के लिए अगर ये रिन्यू नहीं करेंगे, ये कोई हाथों हाथ ये सबको करेंगे, लाइसेंस भी देंगे, जो भी करेंगे, अगर इन्हें विजिट ही नहीं करी तो उनको लाइसेंस कैसे दे देंगे, ये विषय। और दूसरा ये है कि मजदूरों का तो इसमें पूरा हनन होगा ही सरी उनके अधिकारों का। क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों और बड़े बड़े व्यापारियों के लिए ये सारी योजना बन रही है, मजदूरों के लिए नहीं। अभी हाल भाई साहब ने बोला है कि उनको आज बढ़ाने के काम करवा लेंगे 18 घंटे, कल फिर छुट्टी कर देंगे। लिखित में तो हमारे पास में ये आदेश है ना कि इनसे पूरा टाइम काम मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा समय। फिर दूसरे दिन क्या होगा वो कौन मॉनिटरिंग करेगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रश्न चिन्ह लगता है, मजदूरों का इसमें ज्यादा शोषण होगा। ठीक, मैं हितेश जी आऊंगा आपके पास, इस पर मैं आपसे पूछूंगा भी जो आप इस पर कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इस दौर में जितनी दिक्कत इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए है उतनी दिक्कत मजदूरों के लिए है। इंडस्ट्रियलिस्ट को अब फायदा चाहिए, और समस्या यह है कि अब पता नहीं इनको कितने ऑर्डर मिलेंगे, कितनी वो उसकी सप्लाई कर पाएंगे। मजदूरों की जो पहले तादाद थी वो अब चाहिए कि नहीं चाहिए। श्रमिकों के साथ दिक्कत यह है कि उनके मन में एक भाव आ गया है कि किसी भी तरह से नौकरी बची रहे। ऐसे में जब यह भाव आ जाता है कि नौकरी बची रहे तो फिर शोषण स्वतः होने लगता है और फिर उसका विरोध नहीं किया जाता, इस चीज को देखते हुए कि नौकरी बची रहे बस। आपसे बिल्कुल सही कहा। जो राज्य सरकार ने परिवर्तन किए, कल एमएसएमई के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक में तय किया गया कि अब जो स्थिति निर्मित हो रही है कोरोना संक्रमण के चलते, उनको इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके लिए मुख्य वजह है श्रमिक का, जिस तरह से बंदे अभी जो कहा गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कि वेतन मिलना चाहिए, तो अब श्रमिक बंद इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री खुलती है वो नहीं आ रहा है कोरोना के नाम चलते। तो इसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर इंडस्ट्री खुलती है और श्रमिक को बुलाया जाता है, उसको आना अनिवार्य होगा, नहीं आता तो उसको वेतन नहीं मिलेगा। ये एक प्रावधान किया गया है। दूसरा प्रावधान आपसे बताना चाहूंगा कि पहले भी ओवर टाइम का प्रावधान था, तब 60 घंटे सप्ताह में थे,
मतलब 8 घंटे लेबर लॉ के तहत 8 घंटे पर श्रमिक काम कर सकता है, 2 घंटे ओवर टाइम कर सकता था। इसको बढ़ा के अब 12 घंटे कर दिया गया पर डे, तो जो 72 घंटे हो गया। उसके पीछे वजह यह है कि जो अब कोरोना के चलते 50% से ज़्यादा श्रमिक नहीं ला सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, फैक्ट्री के अंदर श्रमिकों की संख्या कम होगी, ऐसे में उनका प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो वो एक आदमी से 1.5 दिन का काम करा सकते हैं, इसमें उनको ओवर टाइम मिलेगा। इसके लिए बाकायदा लॉ के अंदर व्यवस्था की जा रही है कि उनके अधिकार सुनिश्चित रहे, उनके अधिकार नहीं मारे जाएं। और ये बाकायदा इसकी जो संयोजक करता होगा, इंडस्ट्री संचालक होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो अगर 12 घंटे काम करा रहा है तो उसको ओवर टाइम देना होगा आधे दिन का। इसके अलावा ये जो एक बड़ी बात जो आ रही है कि जो 100 तरह के कानून थे उनको खत्म किया गया है, और लेबर जो इंस्पेक्टर के नाम पर जैसे इंस्पेक्टर राज होता था उसमें शोषण होता था, वो चीज खत्म की गई। क्योंकि एमएसएमई फैक्ट्री का कहना था सबसे ज्यादा शोषण जो है और जो श्रमिक के जो लेबर इंस्पेक्टर है वो करते थे, 10 तरह के नियम कानून बताते थे, उनको चलाने में परेशानी आ रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा आसिफ, इसके पहले भी तत्कालीन शिवराज सरकार में प्रमुख सचिव थे केसी गुप्ता, उन्होंने इस कानून में बदलाव किया था। तब भी उन्होंने 100 शर्तें खत्म करके 3 नियम रखे थे लाइसेंस के, और लेबर इंस्पेक्टर राज खत्म किया था। उन्होंने रोस्टर सिस्टम किया था कि दूसरा कोई भी जा सकता है। लेकिन जैसी कांग्रेस सरकार आई तो तत्कालीन श्रम मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी, जो आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, उन्होंने आते ही एक प्रावधान लागू किया कि 100 लेबर वाली जो फैक्ट्री होगी उसका निरीक्षण होगा। उसको सारे प्रावधान जो भाजपा ने किए तत्कालीन वो सब खत्म किए, उन्होंने अपने ऐसा प्रावधान लागू किए जिससे एमएसएमई वापस से संकट एक तरह से अब हो सकता है कि अभी तो वो संबल योजना को भी ठीक बता रहे हैं, और अपने जो बदलाव हैं शायद उन्हीं को वो गलत बताने लगे कि वो दबाव में करवाए गए या वो बदलाव ठीक नहीं थे। सियासत की मजबूरी है। बिल्कुल। मैं हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास। हितेश जी मैं आपके पास, और वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा छोटे में इसमें आप इसका जवाब दें। थर्ड पार्टी से निरीक्षण, और आप जवाब भी देना चाहते थे मुकेश जी की बात का, 1 मिनट में सर। देखिए, पहली चीज तो गलत फहमियां बहुत हैं। तो पहला आरोप चर्चा नहीं की गई, ये बिल्कुल गलत है। सरकारें कभी भी बिना चर्चा के काम नहीं करती हैं। और दूसरी बात, सरकारें ऐसे नहीं चला करती है। तो श्रम कानून के मौलिक स्वभाव को बिना विखंडित किए ये सब किया गया। इसका अर्थ क्या है कि जो श्रमिकों के राइडर्स हैं, मर्यादाएं, अनुशासन है, उसको खंडित नहीं किया। मैं फिर आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे 125 घंटे क्वार्टर में मैक्सिमम कराने हैं आपको, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर दूसरी बात, ईज आउट करना इंडस्ट्री को। तो देखिए, कोई लेबर इंस्पेक्टर के पद नहीं समाप्त कर दिए। अभी आज आपको मैं उदाहरण देता हूं कि आपने कभी सुना नहीं होगा कि इनकम टैक्स का अधिकारी किसी के घर चला गया हो। माल्या के घर जाता है लेकिन बाकी जगह नहीं जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? एक टर्नओवर से नीचे आप ईमेल से ही उसका निराकरण, उसको तंग मत करिए, इसमें क्या गलत है? आप देखिए जीएसटी के बाद बदलाव हुए कि नहीं हुए? ये देश धीरे धीरे बदल रहा है। तो ऐसे ही श्रम कानूनों में जो इस प्रकार की बाधाएं थी उनको दूर करना क्या बुरी बात है? भाई, कोरोना ने आपको एक अवसर दिया है कि अब आप उनकी सुन के यदि करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? फिर मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में कानून बना आसिफ भाई कि 2400 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट यदि आप आर्किटेक्ट से सर्टिफाई करा लेंगे तो ये आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी है। वो यदि नक्शा सर्टिफाई करके देता तो आपको स्थानीय एजेंसीज के पास नहीं जाना। ये तो आप भी जानते हैं, नगर निगम नगर पालिकाओं में भटकते भटकते आदमी का क्या हाल हो जाता था। ये सच है। तो उससे मुक्ति शिवराज जी ने दिलाई तो क्या गलत? ठीक, ये जो बदलाव है इसको कांग्रेस कितना स्वीकार करे, मैं पूछ लेता हूँ। वक्त मेरे पास कम है, विपक्ष को बराबर मौका देना है मुझे। एक लास्ट लाइन बस कहना चाहता हूँ वाजपेयी साहब कि कांग्रेस अपनी आपत्तियां या सुझाव लिख करने में शामिल होना चाहिए। उनका ये कहना है कि अब आप आपत्ति सुझाव मांग रहे हैं लेकिन पहले उनसे बात क्यों नहीं की? अब आप आपत्ति सुझाव दे सकते हैं कुणाल जी, वाजपेयी साहब कह रहे हैं। देखिए, सरकार में नहीं है, जो सरकार चला रहा है रुकेगा क्या? एक सदन का सदस्य हूं मैं। एक सदन के अंदर चर्चा होके कानून बनते हैं, सदन के बाहर कानून नहीं बना करते। और मेरे मौलिक अधिकारों को आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली मध्य प्रदेश के वाजपेयी साहब एक बात सुनिए सर प्लीज। क्या बात है? आपकी बात सुनिए, थोड़ा जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिहेव करें। स्पष्ट रूप से एक काला कानून जो मध्य प्रदेश में मजदूरों को बदुआ मजदूर बनाने के लिए ले जाया जा रहा है, 3 साल तक सारे कानूनों को खत्म करके इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के ऊपर अगर एक प्राकृतिक आपदा के पीछे खड़े होके एक बड़े कुछ जो इनके आका है उनके लिए जमीन तैयार करने की कोशिश मध्य प्रदेश में करी जा रही। ये मध्य प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है। एक मिनट वाजपेयी जी, आपकी बात सुन ली, वाजपेयी जी सुन ली बात सुना करो। एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बात सुना करो। मैंने आपकी सुनी, बात सुनी है वाजपेयी जी, बात सुनी है। वाजपेयी साहब 1 मिनट सुनिए ना जरा। बात ही नहीं सुनना चाहते।
ये मध्य प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है, ये प्रदेश गरीब किसानों का प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बिगड़ सोचे समझे हर व्यक्ति अगर चर्चा करता, चर्चा होती, और आज आनंद फानन में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज जरूरत थी कि मध्य प्रदेश कोरोना से कैसे बाहर आए, उसके ऊपर जो कानून लाने थे वो करते हैं। पर आज इसके ठीक है, इसी कानून पर कांग्रेस वार कर रही है और जो बदलाव हुए हैं उसे बीजेपी बता रही कि ये कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है। वक्त मेरे पास खत्म हुआ। कुणाल जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब शुक्रिया आपका, मुकेश जी, हरीश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ बदलाव किए गए हैं, बदलाव इस लिहाज से कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए और एक बार फिर से मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। जो घाटा हुआ है इन 40, 45, 50 दिनों में और आगे की भी जो आशंका दिख रही है, इन बदलावों से क्या वाकई अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी? जो कानून बनाए गए हैं श्रमिकों के भले के लिए, उद्योगपतियों के भले के लिए, वाकई वो दोनों के भले के लिए बदलाव हैं या फिर कहीं ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उद्योगपतियों के भले के लिए ही बनकर रह जाए और फिर श्रमिक सोचे कि उसको क्या मिला? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अभी फिलहाल ये है कि